हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग कर्व। हम लर्निंग कर्व के मीनिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग कर्व के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है लर्निंग कर्व, ये है सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ बीएड सेकेंड सेमेस्टर। सो चलिए अभी बात करते हैं लर्निंग कर्व की। So the learning curve was first given by Hermann Ebbinghaus in 1885 and elaborated by Arthur Bills in 1934। जो learning curve है उसको सबसे पहले दिया था हरमन एबिंगहॉस ने ईयर 1885 में, और उसके बाद लर्निंग कर्व को इलेबोरेट किया आर्थर बिल्स ने 1934 में। उसके बाद देखते हैं कि लर्निंग कर्व है क्या। So learning curve is a correlation between a learner's performance on a task and the number of attempts or time required to complete the task. This can be represented as a direct proportion on a graph। कि जो learning curve है वो correlation है किसके बीच? जो learner की performance है उसके बीच, और साथ में लर्नर को कितना टाइम चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उन दोनों के बीच ये कोरिलेशन है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्राफ के फॉर्म में, जिसको कहा जाता है लर्निंग कर्व। जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है लर्निंग कर्व, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ एफर्ट्स या फिर आप कह सकते हो अटेम्प्ट्स की बच्चे ने कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देन जो वाई एक्सिस है उसमें परफॉर्मेंस की बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई, कितनी बेहतर हुई, ठीक है, पिछले अटेम्प्ट से। सो उस तरह से ये ग्राफ बनाया जाता है जिसको कहा जाता है लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व के कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे जो लर्निंग कर्व है उसको एक्सपीरियंस कर्व, एफिशिएंसी कर्व या फिर प्रोडक्टिविटी कर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, learning curve shows that if a task is performed over and over, then less time will be required to perform that task। learning curve ये भी शो करता है कि अगर बच्चा किसी एक टास्क को बार बार करेगा, ठीक है, रिपीट मोड में करेगा, तो उसको कम टाइम लगेगा उस ही टास्क को परफॉर्म करने में। So this is also a point. Next point, learning curve is a graphical representation of a person's improvement in a given activity। जो learning curve है वो graphical representation है, क्योंकि इसको ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। So it is a graphical representation of person improvement। कोई भी एक्टिविटी है उसमें बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसको शो करता है learning curve, ठीक है। So ये आप लिख सकते हो learning curve में। अब हमारे पास 4 टाइप्स हैं लर्निंग कर्व की, जिनके बारे में आगे हम एक एक करके बात करेंगे। सो जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, या फिर जिसको हम कनकेव कर्व भी कहते हैं। कनकेव और कन्वेक्स आपने नाम सुना होगा, जो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स होते हैं या फिर लेंस होते हैं। सो ये है फर्स्ट वाला कनकेव कर्व। एंड सेकेंड, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स कर्व। देन थर्ड जो है वो कॉन्वेक्स भी है और कॉन्केव कर्व भी है, या फिर इसका दूसरा नाम है एस शेप्ड कर्व। देन फोर्थ वन इज स्ट्रेट लाइन कर्व। सो इन सभी 4 टाइप्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सो दिस वन इज पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। जो आप सामने ग्राफ देख रहे हो ये पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व है, या फिर इसको आप कनकेव कर्व भी कह सकते हो। इसमें स्लो इनिशियल इम्प्रूवमेंट है कि जब स्टार्टिंग हो रही है तो जो इनिशियल इम्प्रूवमेंट है वो स्लो है, उसके बाद लर्निंग इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फिर जितना जितना बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, जितने वो अटेम्प्ट्स दे रहा है, उतनी अच्छी उसकी लर्निंग होती जा रही है। सो ये है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, यानी कि पहले इनिशियल जो इम्प्रूवमेंट थी वो स्लो थी, देन लर्निंग इंक्रीज हुई जैसे जैसे अटेम्प्ट ज़्यादा हुए या फिर जितनी प्रैक्टिस हुई या फिर जितना टाइम लगा। सो दिस इज फर्स्ट वन। अब ये हमारे पास दूसरा कर्व जो है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, और यू कैन से कन्वेक्स कर्व। जैसे ये आपके सामने ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर वही प्रैक्टिस या फिर आप कह सकते हो टाइम या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या फिर एफर्ट्स, और वाई एक्सिस पर परफॉर्मेंस या फिर बच्चे ने कितना लर्न किया, अमाउंट लर्न।
सो द रेट ऑफ लर्निंग इज फास्टर एट द स्टार्ट। जो स्टार्टिंग में रेट होगा लर्निंग का वो फास्ट होगा, बट वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टाइम के साथ प्रोग्रेस होती जाएगी लर्निंग की। यानी कि बच्चे ने मास्टरी गेन कर ली है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके बाद उसकी लर्निंग डिक्रीज भी होती है, वो होता है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व में। अब है हमारे पास तीसरा कर्व जो है कॉन्वेक्स कनकेव, या फिर आप कह सकते हो एस शेप्ड कर्व। जैसे नाम है कन्वेक्स एंड कनकेव, यानी कि जो हमने पीछे दो कर्व पढ़े, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड या फिर नेगेटिवली एक्सेलरेटेड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, इसलिए ये है कॉन्वेक्स एंड कनकेव कर्व। So the rate of learning is combination of both positively and negatively accelerated curves. The lower portion of the curve represent the initial stages of acquiring a skill with a very low learning. जो initial stages हैं, जैसे ABC है, उसमें slow learning हो रही है, उसके बाद फिर से जो learning है वो decrease हो रही है, फिर से learning increase हो रही है, उसके बाद जो लर्निंग है वो एक एब्सोल्यूट लिमिट पर रीच कर रही है। सो ये है हमारा कॉन्वेक्स एंड कनकेव कर्व। इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे ए पॉइंट जो है उसको कहते हैं इनिशियल लैग। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे भी एक एक करके बात करेंगे, बट जो पॉइंट ए है वो है इनिशियल लैग, जो बी है वो है इंक्रीजिंग गेन, C1 इज डिक्रीजिंग गेन, एंड जो डी है दैट इज प्लेट्यू। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आगे कुछ पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेट्यू होता है जहां पर बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, दैट इज नो गेन इन लर्निंग, दैट इज प्लेट्यू। देन ई आता है एंड स्पर्ट, F1 इज सीजेशन ऑफ लर्निंग। सो अब हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ए से एफ तक इस ग्राफ में दिखाए गए हैं। सबसे पहले है हमारे पास इनिशियल लैग। सो इनिशियल लैग होता है कि जब बिगनिंग में कोई भी गेन नहीं है, यानी कि बच्चा कुछ भी सीख नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चे को, जो लर्नर है, उसको प्रिपेयर किया जाता है जो भी टास्क आप परफॉर्म करवाओगे उसके लिए, दैट इज इनिशियल लैग। देन बी पॉइंट जो था आपका वो था इंक्रीजिंग गेन। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारा लर्निंग का, यानी कि जब बच्चा कुछ सीखता है, ठीक है, लर्निंग में इंक्रीज होता है धीरे धीरे से, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा बच्चा, जितने अटेम्प्ट्स वो करेगा उतनी ही उसकी लर्निंग होगी। सो दिस इज बी इंक्रीजिंग गेन। देन हमारे पास सी पॉइंट है जो था डिक्रीजिंग गेन। डिक्रीजिंग जैसे नाम है वैसे ये है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग है वो ड्रॉप होती जाती है। द गेन इन लर्निंग सीम्स टू ड्रॉप स्लोली। उसके बाद आता है प्लेट्यू, जो मैंने आपको बताया था डी पॉइंट। दिस इज लॉन्ग फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच इन द लर्निंग कर्व। ये फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है एक। इट रिप्रेजेंट दैट देयर इज नो प्रोग्रेस इन लर्निंग। जो प्लेट्यू होता है वहाँ पर लर्निंग में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, उसकी क्या क्या रीजंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले इन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर लेते हैं। देन हमारे पास ई पॉइंट था, दैट इज एंड स्पर्ट। दिस शोज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग आफ्टर द प्लेट्यू स्टेज। प्लेट्यू में क्या था, कोई लर्निंग नहीं थी, और एंड स्पर्ट में ये हुआ कि फिर से लर्निंग स्टार्ट हुई, रिवाइवल हुआ लर्निंग का। देन एफ पॉइंट सीजेशन ऑफ लर्निंग। दिस इज द थ्योरेटिकल लिमिट टू लर्निंग। यहाँ पर लिमिट है लर्निंग की कि बस इतनी ही लर्निंग होगी। सो ये थे हमारे पास 6 पॉइंट्स ऑफ एस शेप्ड कर्व। आप फिर से देख सकते हो कि ये ABCDEF जो पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पर थे हमारे लर्निंग कर्व में, जिनको अभी एक एक करके हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ कर्व में, जो है स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है ये। So this curve is essentially a straight line. It shows a constant or uniform rate of progress in learning. कि constant या फिर uniform, जितनी प्रोग्रेस पहले हो रही है उतनी ही प्रोग्रेस नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो रही है। बट इस तरह का जो कर्व होता है वो रेयर होता है, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग है वो हर दिन कांस्टेंट नहीं रहती है। किसी दिन बच्चे की लर्निंग ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, सो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। जो हमने बात की थी पहले प्लेट्यू की, जो मैंने आपको बोला था कि हम आगे बात करेंगे, तो उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। प्लेट्यू था कि जहाँ पर
लर्निंग में कोई गेन नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो गेन इन लर्निंग। तो हम देखते हैं कि क्या कॉज है, क्या रीज़न है कि जो लर्निंग है उसमें प्लेट्यू आया। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग में तो प्लेट्यू आ सकता है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है, ठीक है, या फिर टीचर उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है लर्निंग के लिए, तो भी प्लेट्यू आ सकता है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ रेडीनेस इन लर्निंग। अगर बच्चा रेडी ही नहीं है कुछ भी सीखने के लिए तो भी प्लेट्यू आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, हाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ लर्निंग टास्क। अगर टीचर कोई टास्क परफॉर्म करवा रहा है और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है, जो बच्चे की एज लेवल है उससे हाई डिफिकल्टी लेवल का अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो लर्निंग में प्लेट्यू आ सकता है, यानी कि बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, नो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। अगर लर्निंग के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप कह सकते हो कि प्रॉपर एनवायरनमेंट, जैसे क्लासरूम फैसिलिटी होती है, क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है, अगर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है तो लर्निंग में प्लेट्यू आ सकता है। सिक्स पॉइंट, इनकरेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर टीचर के मेथड्स जो हैं टीचिंग के वो ही इनकरेक्ट हैं, यानी कि उससे बच्चे को कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, वो बोरिंग मेथड्स हैं या फिर बच्चे का उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी रीज़न है कि लर्निंग में प्लेट्यू आए। अब आप बोलोगे कि इन सब कॉजेज को या फिर इन सब प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, कि व्हाट आर द वेज टू ओवरकम लर्निंग प्लेट्यू, तो उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ओवरकम कर सकते हैं प्लेट्यू को, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है टीचर शुड फॉलो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने पहले भी बहुत बात की है, हमारे पिछले सेमेस्टर के जो भी हमारे नोट्स थे उसमें हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात की है, जिसमें से कुछ मैक्सिम मैं आपको याद दिला देती हूँ। जैसे नॉन टू अननोन टीचर चलता है, जो बच्चे के सामने चीज़ है यानी कि वो नॉन है उसके बारे में टीचर को पहले पढ़ाना है, उसके बाद वो उन थिंग्स के बारे में पढ़ाएगा जो अननोन है। और एक और मैक्सिम होता है इजी टू डिफ़िकल्ट। टीचर को चलना है कि पहले इजी थिंग्स करवाई जाती हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। सो इस तरह के कुछ मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के और भी, तो टीचर को उन सब मैक्सिम्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है टीचर को अपने मेथड्स जो है टीचिंग के उनको चेंज करना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूसली लर्निंग प्लेट्यू आ रहा है तो टीचर को पता चलना चाहिए कि मेरे मेथड्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो टीचर को अपने मेथड्स में ही चेंज लाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो लर्नर है उसको भी मोटिवेट करना है टीचर को, कि टीचर को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, टीचर को मोटिवेट भी करना है, क्योंकि अगर जो लर्नर है वो मोटिवेट होगा लर्निंग के लिए तभी ही वो कुछ सीख पाएगा और तब ही लर्निंग में प्लेट्यू नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जो लर्निंग टास्क हैं जो टीचर करवा रहा है वो बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो या फिर उसकी एज लेवल, उसके ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग ही लर्निंग टास्क करवाए जाएं। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए लर्निंग के लिए, क्योंकि जितना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा, जितना लर्निंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, उतना ही बच्चा सीख पाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर सम वेज टू ओवरकम प्लेट्यू। अब बात करते हैं व्हाट आर द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग कर्व, कि शिक्षा में क्या क्या यूज है, जो हमने अभी लर्निंग कर्व के बारे में बात की उसका। फर्स्ट पॉइंट, learning curve indicates that individual differences can be taken care of in educating the children. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने पहले भी बात की है कि हर बच्चा, हर लर्नर जो है आपके क्लासरूम में वो किसी दूसरे से अलग होगा। कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते हैं, उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो भी डिफ़र करती हैं। तो जो लर्निंग कर्व है वो इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और टीचर को उनके बारे में भी सोचना है और उससे ही के अकॉर्डिंग जो लर्निंग टास्क हैं वो परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है। बी पॉइंट, लर्निंग कर्व फोकसेस ऑन एसेंशियली ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। जो लर्निंग कर्व है वो इस पर भी ध्यान देता है कि हमें इम्प्रूव करना है टीचिंग मेथड्स पर। अगर लर्निंग कर्व में कहीं प्लेट्यू आ गया, ठीक है, तो टीचर को ये पता चल जाता है कि हमें अपनी टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लानी है। सो लर्निंग कर्व उसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग कर्व हेल्प्स द इंडिविजुअल इन सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल का मतलब होता है कि आत्म मूल्यांकन, कि बच्चे अपने बारे में खुद से ही पता लगा पाएं कि उसने कितना सीखा, ठीक है। वो लर्निंग कर्व की हेल्प से वैसा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल।
जो लर्निंग कर्व है उसकी हेल्प से टीचर लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, आज उसने देख लिया कि मैंने इस लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया, फिर जो ग्राफ है वो किस तरह का बना। अगर पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व है या फिर नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व है तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को लर्निंग मटेरियल जो है वो भी सिलेक्ट करने होते हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक लर्निंग कर्व। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।